नमस्कार। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन ये घटना राज्य के सियासी गलियारों में हैरानी की बात नहीं है। पिछले 10 सालों से हर कोई इस बात को लेकर हैरान था कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने सिद्धारमैया के खिलाफ कोई मामला दर्ज करने के बारे में क्यों नहीं सोचा, जबकि ऐसे कई गैर बीजेपी नेताओं और मुख्यमंत्रियों के साथ हो चुका है। इसके बाद से बीजेपी नैतिक आधार पर सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सिद्धारमैया पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। सिद्धारमैया ने भी साफ कर दिया है कि वो पद से इस्तीफा नहीं देंगे। राजनीति में सिद्धारमैया का 40 साल का रिकॉर्ड पर तब तक कोई दाग नहीं लगा था जब तक राज्यपाल के सामने उनके खिलाफ पहली याचिका दायर नहीं की गई। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सामने सिद्धारमैया के खिलाफ 3 शिकायतें हैं। इन तीनों शिकायतों में कही गई एक आम बात यह है कि सीएम की पत्नी पार्वती बीएम को मैसूर के विजयनगर के लेआउट में 14 जगहों पर जमीन दी गई थी। ये उन्हें केसारी गांव में उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले में दी गई है, जिस पर MUDA मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मूडा ने अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ था। आसान भाषा में कहें तो सीएम की पत्नी पार्वती के पास जो 3.16 एकड़ जमीन थी उसे MUDA ने विकास के लिए ले लिया था और मुआवजे के तौर पर उन्हें मैसूर के महंगे इलाके में जमीन दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में यह कहकर अपना बचाव किया है कि जगह के आवंटन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद एक संवाददाता सम्मेलन में पूछा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए। कैबिनेट की बैठक में उनका पूरा समर्थन भी किया गया, जब तक कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सिद्धारमैया की भूमिका पर कोई फैसला नहीं करता है। जाहिर तौर पर सिद्धारमैया के सवाल पर अब तक बहस की जा सकती है। हालांकि सत्ताधारी दल और विपक्ष के बड़े नेता और राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात पर एकमत हैं कि सिद्धारमैया के पास जो नैतिक अधिकार था उसकी चमक धीमी पड़ गई है। प्रोफेसर संदीप शास्त्री जाने माने राजनीतिक समीक्षक हैं। उन्होंने BBC हिंदी से बातचीत में बताया था कि सिद्धारमैया जिस उत्साह और ऊर्जा के लिए जाने जाते थे, इस आरोप के सामने आने के बाद वह नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि उनकी छवि थी वो बहुत ही धूमिल हो गई है। उनका भाव भंगिमा में स्थिरता कम दिख रही है। जाहिर तौर पर राजनीतिक और व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए यह एक झटका है। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस मुद्दे पर प्रोफेसर शास्त्री से असहमत भी नजर आते हैं। मैसूर विश्वविद्यालय में आर्ट्स विभाग के पूर्व डीन प्रोफेसर मुजफ्फर असदी कहते हैं कि सवाल यह है कि क्या वो भ्रष्टाचार में शामिल थे। इस मामले में पता चलता है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे। वो खुद के भ्रष्ट होने का आभास नहीं देते हैं। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नारायण के मुताबिक ये भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, बल्कि तकनीकी मुद्दे से जुड़ा हुआ सवाल है। और ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें आप उन्हें पूरी तरह से हरा दें। हो सकता है कि इसमें कुछ हद तक उनकी चमक फीकी पड़ गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी इससे लड़ नहीं सकती है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे भुनाती है। वहीं मैसूर विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर चंबी पुराणिक इस मुद्दे को अलग नजर से देखते हैं। उनका कहना है कि सिद्धारमैया बहुत काबिल और मजबूत नेता है। उनमें सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता है। वो साफ छवि के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन अब उन्हें दोहरे खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ये उनके साथ साथ उनकी पार्टी के लिए भी झटका है। कर्नाटक में राजनीतिक विश्लेषक और यहाँ के राजनीतिक हलकों में आमतौर पर ये मानते हैं कि सिद्धारमैया पिछले वर्गों के नेता हैं। डी देवराज उर्स ने ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों के लिए जिस सामाजिक धुरी विकसित किया था
उसे सिद्धारमैया ने फिर से प्रज्वलित किया। उनके इस विलक्षण अभियान ने उनकी कद को इतना बड़ा कर दिया कि जब जनता दल सेक्युलर उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया था, तब कांग्रेस ने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया था। उनके शब्दों में अहिंदा अल्पसंख्यकों, ओबीसी और दलितों के लिए कन्नड़ भाषा में एक छोटा सा नाम है। राजनीतिक जानकार इस बात पर सहमत नजर आते हैं कि राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर सिद्धारमैया का क्या महत्व है और उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। प्रोफेसर मुजफ्फर असदी कहते हैं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी सिद्धारमैया को इसलिए भी निशाना बना रही है क्योंकि वो राहुल गांधी के करीबी हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस के लिए सिद्धारमैया के महत्व की कई वजहें बताते हुए वो कहते हैं कि वास्तव में कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का एक सुरक्षित विकल्प चुना है, क्योंकि उन्हें उस समय नेतृत्व करने के लिए बड़े कद के नेता की जरूरत थी। कांग्रेस के नियंत्रण वाले राज्य खत्म होते जा रहे थे। सिद्धारमैया न केवल ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। यह फैसला राहुल गांधी के बीजेपी पर हमले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी की एकता को बढ़ाने के बड़े एजेंडे में शामिल हो गया। नहीं तो यह उस धारणा को धूमिल कर देगा जो राहुल गांधी बना रहे हैं, या फिर जिस तरह से जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण की ओर भी इशारा करते हैं। उनके मुताबिक राज्य में पिछड़े वोट को बीजेपी ने धीरे धीरे काट लिया और ओबीसी के कमजोर वर्गों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, जबकि कांग्रेस के दीर्घकालिक योजना ओबीसी के कमजोर वर्गों को वापस कांग्रेस में लाना है। प्रोफेसर कहते हैं कि ओबीसी सिद्धारमैया के खिलाफ इस मामले को एक पिछड़े वर्ग के नेता के अपमान के तौर पर देखेंगे और इससे ओबीसी एकजुट हो सकते हैं। वहीं प्रोफेसर नारायण का मानना है कि इससे सिद्धारमैया के प्रति सहानुभूति पैदा होगी और कांग्रेस के पास उनके साथ खड़े रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे कहते हैं कि इस तरह से इस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे संभालती है। क्या वो इसे अपने समर्थन के आधार को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखती है? सभी की अलग अलग राय है। कांग्रेस की छवि को नुकसान हुआ है। एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद सिद्धारमैया को इस्तीफा देना होगा। हालांकि जानकार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से अब कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे पर एकजुट होना सबसे अच्छा है। बेशक जैसा जैसे यह मामला आगे बढ़ेगा, हमें यह देखने को मिलेगा कि पार्टी में क्या मतभेद उभरता है और क्या पार्टी इस मुद्दे पर एकजुट रह पाती है। उनका कहना है कि सिद्धारमैया को पद छोड़ने के लिए कहा जाएगा या नहीं, कांग्रेस हालात के मुताबिक ही फैसला लेगी। फिलहाल मामले में आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।